हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार और लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि हिंदी एनसीईआरटी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। नोट्स अपन ने पढ़ रखे हैं बहुत सारे। अगर एनसीईआरटी में से डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाए और एनसीईआरटी की लाइन ही अपन को नहीं पता तो दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। तो इसी के सिलसिले में लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर जो चल रहा है वो कौन सा है? वंशा गति तथा विविधता का सिद्धांत। 3 लेक्चर ऑलरेडी इसके अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। परिचय आपको बताया गया था। उसके बाद में मेंडलिज्म, मेंडल के जो नियम वगैरह थे वो अपन ने पढ़े थे। एक जीन की वंशागति, 2 जीन की वंशागति वाला टॉपिक भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। और उससे जो नियम था स्वतंत्र अपीवन का नियम वो अपन ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो आज के सेशन की बात करेंगे तो इसके अंदर जो टॉपिक्स होंगे, एक होगा बहुजीनी वंशागति। सबसे फर्स्ट आपको क्या समझना है? एक जीन की वंशागति वाला अपन ने पढ़ा है, जिसमें एक जीन लक्षणों को नियंत्रित करता है। 2 जीन के बारे में बात की थी कि 2 जीन जो अलग अलग लक्षणों को नियंत्रित कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अपविहित होते हैं, वो अपन ने पढ़ा था। अब आज जो पढ़ेंगे वो कौन सा? बहुजीनी। 2 से अधिक जीन की वंशागति यहां से अपन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी को समझने का यही तरीका है कि नया टॉपिक पढ़ रहे हो तो पुराना वाला आपको आना जरूरी है। एक टॉपिक आएगा बहुप्रभाविता, लिंग निर्धारण और सबसे लास्ट में उत्परिवर्तन। ये चारों टॉपिक आज के सेशन में अपन कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिएगा। 2 मिनट या 3 मिनट का वीडियो अगर आप देखते तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरा आप देखेंगे तो एनसीईआरटी का हर एक शब्द इजीली क्लियर यहां से करवा दिया जाएगा। तो स्टार्ट अपन करते हैं लेक्चर नंबर 4। और जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो एक छोटा सा कोड आपको ध्यान में रखना, मेहनत आपको करती रहनी उसके लिए। टॉपिक जो अपना है वो कौन सा है? बहुजीनी वंशागति। ठीक है, एक जीन पढ़ा, 2 जीन पढ़ा, अब कौन सा है? बहुजीनी वंशागति। तो एनसीईआरटी पर ही पूरा अपना फोकस, इसके बाहर अपन कुछ भी नहीं देखेंगे। जैसे अगर अपन बात करें कि कोई भी लक्षण है एक से अधिक जीन द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे मान लीजिए कि मनुष्य की अगर अपन बात करें, ऊंचाई की बात करें, कोई 6 फीट होता है, कोई 5 फीट होता है, कोई 4 फीट होता है, कोई इससे भी कम हो सकता है। तो जीन जो है वो किस प्रकार से लक्षणों का नियंत्रण कर रहा है उसे अपन बोलते हैं बहुजीनी वंशागति। तो मेंडल के अध्ययन में मुख्यतः उन विशेषकों का वर्णन किया गया था जिनके स्पष्ट विकल्पीय रूप थे। स्पष्ट थे कि लंबा है, मटर का पादप या बुना है, या फली का कलर ऐसा है वैसा है, बीज का आकार ऐसा वैसा है। ठीक है, जैसे कि पुष्प का रंग जो या तो बैंगनी होता है या कैसा होता है? श्वेत होता है। ये स्पष्ट रूप से था। लेकिन अपने आसपास अपन देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ऐसे अनेक लक्षण जो उतने स्पष्ट नहीं है तथा प्रवणता में फैले हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मनुष्य की ऊंचाई की बात की, 6 फीट का हो सकता है, कोई 7 फीट का हो सकता है, कोई 4 फीट का हो सकता है, कोई 3 फीट का हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या है? अलग अलग प्रवणता में फैले हुए हैं। उदाहरणतः मनुष्य में हमें केवल लंबे अथवा बौने लोग के 2 विभक्त स्पष्ट विकल्प दृष्टिगत नहीं होते। ऐसा नहीं केवल एक लंबा और एक छोटा, नहीं, बीच वाले आकार के बहुत सारे मिल रहे हैं अपन को ऊंचाई वाले। परंतु हमें ऊंचाई के लगभग सभी संभावित परास परास मिलते हैं। इसे विशेषक सामान्यतः 3 अथवा अधिक जीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो एक जीन की वंशागति एक लक्षण को नियंत्रित कर रहा है, 2 जीन का, फिर बहुजीन का मतलब जो ऊंचाई हो रही है आपकी 2 या 2 से अधिक जीनों द्वारा क्या हो रही है? नियंत्रित यहां पर की जा रही है। दूसरे लक्षण है उसको भी नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसे ही अपन क्या बोलते हैं? बहुजीनी लक्षण इसे अपन कहते हैं। और इस प्रकार की वंशागति को अपन बोलते हैं बहुजीनी वंशागति। तो अनेक जीनों के शामिल होने के अतिरिक्त बहुजीनी वंशागति में पर्यावरण के प्रभाव को भी परखा जाता है। पर्यावरण का, जैसे त्वचा का कलर हो गया, ऐसा नहीं कि कोई गोरा है कोई काला है। ठीक है, कोई सांवला भी हो सकता है, कोई बिल्कुल व्हाइट भी हो सकता है। साथ साथ में अगर टेम्परेचर वहां का ज्यादा है या सनलाइट ज्यादा है, कहीं पर टेम्परेचर कम है, बर्फबारी में रहते हैं, माइनस में रहते हैं, तो वहां की त्वचा का कलर, तो जो पर्यावरण के जो फैक्टर है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा यह जो वंशागति हो रही है वो। फॉर एग्जाम्पल मानव त्वचा का रंग इसका एक अन्य उदाहरण है। बहुजीनी विशेषक में फिनोटाइप में प्रत्येक एलील का अपना योगदान होता है, अर्थात प्रत्येक एलील का प्रभाव यूजी होता है। जो भी एलील है, जैसे अपन ने बात की कोई 2 एलील है तो इसका भी प्रभाव दिखेगा, इसका भी दिखेगा, और कोई दूसरे प्रकार का है तो उसका भी यहां पर दिखेगा। तो इससे भली बातें समझने के लिए आइए कल्पना करें कि 3 जीन कैपिटल ए बी सी मनुष्य में त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी है। तो प्रभावित स्वरूप की अगर अपन बात करें, जैसे कैपिटल ए बी सी इसने लिखा, तो प्रभावित स्वरूप कैपिटल ए बी सी त्वचा के गहरे रंग का नियमन करेंगे। एक से अधिक जीन की बात करें
तो जहां पर कैपिटल ए बी सी ये तीनों प्रकार के एलील आएंगे तो वहां जो स्किन का जो कलर होगा, त्वचा का जो कलर होगा वो कैसा होगा, डार्क होगा, गहरा होगा। ठीक है, तथा ए प्रभावी कारक की अगर अपन बात करें तो ए प्रभावी आपके पास सर कौन सा होगा, तो ए प्रभावी अपने पास स्मॉल ए बी और सी होगा। तो यहाँ जो त्वचा का कलर होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल लाइट होगा, उजला कलर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर समयुग्मकी में बात करें सभी प्रभावी एलील है कैपिटल ए बी सी, तो जीनोटाइप का रंग सबसे गहरा होगा और ए प्रभावी है तो क्या होगा, त्वचा का रंग सबसे हल्का होगा। लेकिन अगर मान लो बीच का आ जाए, जैसे यहाँ पर कैपिटल है, ये यहाँ पर इस प्रकार से, या ऐसे मैं बोल दूं एक इसमें प्रभावी और बाकी सारे क्या है ए प्रभावी यहाँ पर है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी संभावना अपने पास हो सकते हैं। तो संभावना होगी जितनी उतना ही क्या होगा, जो स्किन का त्वचा का कलर है वो अलग अलग प्रकार का यहाँ पर होगा। तो जैसा कि अपेक्षित है कि 3 प्रभावी एलील तथा 3 अप्रभावी एलील वाले जीनोटाइप की त्वचा का रंग इनका मध्यवर्ती होगा। इस प्रकार जीनोटाइप में प्रत्येक प्रकार के एलील की उपस्थिति उस व्यक्ति के त्वचा के गहरे अथवा हल्के रंग का निर्धारण यहां से करेगी। ठीक है, तो ये कैपिटल ए है, यहाँ पर स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ऐसी बहुत सारी संभावनाएं अपने पास हो सकती है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी संभावनाएं अपने पास हो सकती है। तो ये आपको समझना है कि जो अगर ए प्रभावी और प्रभावी या एक से अधिक एलील जो आ रहे हैं तो वो लक्षणों का निर्धारण यहां से करेंगे, वही बहुजीनी वंशागति यहां पर होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक अपने पास आता है वो कौन सा है सर, वो है बहुप्रभाविता। ठीक है, बहुप्रभाविता। हमने अब तक एक दृश्य प्रारूप या फिनोटाइप अथवा विलक्षण के प्रभाव के विषय में ही जाना है, परंतु ऐसे भी दृष्टांत जहां एक एकल जीन अनेक दृश्य प्रारूप या फिनोटाइप लक्षणों का निर्धारण करता है। जैसे मानो मेरे शरीर के अंदर 5 जीन है, ठीक है, 5 जीन है, इसमें से ए बी सी डी ई, तो ये अलग अलग काम यहां पर करते हैं सर। ठीक है, ई वाला जो आपके पास है वो ऊंचाई के लिए है मान लो, डी वाला क्या है, कलर, स्किन के कलर के लिए। तो यहाँ ये एक जीन जो है, जैसे सी वाला है मेरे पास, सी वाला जो आपके पास है वो क्या करेगा, वो आपकी जो जैसे मान लो त्वचा का कलर है उसको भी नियंत्रित कर सकता है, जो ऊंचाई है उसको भी नियंत्रित कर सकता है। मतलब एक जीन एक से अधिक प्रभाव को यहाँ पर देख रहा है और उसे क्या 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 कहा गया है, बहुप्रभावी जीन यहाँ पर कहा गया है, जो फिनोटाइप की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, अधिकतर मामलों में बहुप्रभाविता का मुख्य कारण एक जीन का उपापचयी परिपथ पर प्रभाव है। उपापचयी परिपथ का मतलब समझ में आता है, जैसे कोई आपके पास रसायन है, ए से बी में परिवर्तन हो रहा है, बी से सी में हो गया, या डी में आपके पास हो गया, या ई में हो गया, या फिर इस प्रकार से जो एक रूप से दूसरे रूप में जो परिवर्तन आपके पास हो रहा है वो उपापचय क्या है, परिपथ है, जिससे क्या होगा, अलग अलग प्रकार के जो फिनोटाइप लक्षण है वो उत्पन्न यहां से होंगे। तो मनुष्य में होने वाले फेनिल कीटो में व्याधि इसका एक उदाहरण है। फिनाइल कीटोनेरिया या फेनिल कीटो में व्याधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना, स्टार मार्क कर लीजिएगा, हाईलाइट इसे कर लीजिएगा। फिनाइल कीटो में है जो लिखा आपके पास, यह रोग फिनाइल एलेनिल हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम के लिए उत्तरदायी जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। मतलब एक ऐसा जीन जो क्या करता है, एक ऐसा जीन जो क्या करता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का संश्लेषण करता है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम उसके संश्लेषण में सहायता करता है। लेकिन अगर इस जीन में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, परिवर्तन होगा तो उससे अपन क्या बोलते हैं, परिवर्तन बोलते थे। इस जीन में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा तो ये जो एंजाइम है इसके संश्लेषण में भी अपन को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसमें भी परिवर्तन होगा। इसके परिवर्तन की वजह से अनेक प्रकार के फिनोटाइप लक्षण जैसे मानसिक मंदन, बालों का कम होना, या त्वचीय रंजन मतलब स्पॉट वगैरह बन जाना द्वारा अभिव्यक्त यहां से होता है। तो एक जीन है जो क्या कर रहा है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का संश्लेषण करता है, बट अगर उसमें उत्परिवर्तन होता है तो इसका रिजल्ट आपको केवल ये नहीं कि वही एंजाइम की वजह से होगा, उस पर निर्भर करने वाली दूसरी अभिक्रियाएं हैं, उपापचयी पथ है, उसका रिजल्ट आपको खराब मिल सकता है, पॉजिटिव मिल सकता है, नेगेटिव मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मानसिक मंदन लिखा हुआ है, दिमाग की क्षमता कम हो रही है, बालों का कम होना लिखा हुआ है, त्वचीय रंजन आपके पास लिखा हुआ है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा सर, बहु प्रभाविता यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास कौन सा है, लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसे अपन कहते हैं कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है, मतलब नर होगा, मादा होगा, या ट्रांसजेंडर होगा, वो किस प्रकार से निर्धारण यहां से किया जाता है। मेन जो पोर्शन था जेनेटिक्स वाला वो यहां तक ही था। अब एक दो टॉपिक आते हैं वो थोड़ा सा है इसी का पोर्शन, लेकिन बहुत इजी है वो, उनमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, फिर भी एनसीईआरटी तो पढ़नी है अपन को। लिंग निर्धारण की क्रिया विधि आनुवांशिक विज्ञानियों के लिए हमेशा एक पहेली बनी रही।
आनुवांशिक या क्रोमोसोम के द्वारा लिंग निर्धारण के प्रारंभिक संकेत बहुत पूर्व कीटों पर किए गए प्रयोगों से प्राप्त हुए। तो आपसे पूछा जाएगी सबसे पहले किससे मिले थे, तो एविडेंस जो है, सबूत जो मिले, संकेत मिले, वो किस पे मिले थे? कीटों पर जो एक्सपेरिमेंट किया था उसकी वजह से आपको मिले थे। वास्तव में कीटों पर अनेक कोशिकीय प्रेक्षणों ने लिंग निर्धारण के आनुवांशिक और क्रोमोसोमी आधार की संकल्पना की ओर इंगित किया। सबसे फर्स्ट जो एक वैज्ञानिक थे वो आपके पास आ रहे, कौन से? हैकिंग नाम के वैज्ञानिक थे। 1819 याद रखोगे तो थोड़ा याद रखने में दिक्कत हो सकती है। 1819 आपको ध्यान में रखना है। ने कुछ कीटों के शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं में एक विशेष केंद्रकीय संरचना का पता लगाया। शुक्र जनन का मतलब क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण, यदर युग्मक की बात करते हैं उसका निर्माण। तो उस निर्माण की प्रोसेस के दौरान उनको एक केंद्रक की स्ट्रक्चर का पता चला, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि सन 1900 तक क्या था, केंद्रक वगैरह या इसके अंदर मिलने वाले जो स्ट्रक्चर थी, जीन थे, गुणसूत्र थे, उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। माइक्रोस्कोप जो था वो भी आपके पास वेल डेवलप, मतलब सही से नहीं था, पूरा विकसित नहीं था, छोटे छोटे माइक्रोस्कोप से नहीं देख पा रहे थे अपन। तो उस संरचना का पता लगाया और उन्होंने ये देखा कि 50% शुक्राणुओं में शुक्र जनन के बाद ये संरचना देखी गई। कौन सी? विशेष केंद्र की संरचना, मतलब केंद्र के अंदर मिलने वाली संरचना देखी गई। 50% के अंदर देखी गई और 50% में नहीं थी। तो अब नाम पता कुछ इसके बारे में पता नहीं था, तो इसे क्या बोल दिया? एक्स। जिसके जैसे मैथ्स में बोलते हैं, फिजिक्स में बोलते हैं, या ठीक है, माना कि ये एक्स है, तो उसी टाइम हैकिंग ने इसे क्या बोल दिया गया? इसको बोल दिया गया एक्स का, इसके लिए नाम दे दिया एक्स बॉडी, इसको नाम यहां से दे दिया। लेकिन इसके महत्व को वो समझा नहीं पाए थे, क्योंकि इतना सारा सिस्टम था नहीं, लैब वगैरह वो सब। अन्य वैज्ञानिकों ने अगले शोध कार्यों में यह निष्कर्ष निकाला कि हैकिंग का जो एक्स काय था वास्तव में क्या था? वो क्रोमोसोम ही था। और क्रोमोसोम कहां मिलता है ये अपन को पता है, केंद्रक के अंदर मिलता है। इसीलिए इन्होंने पहले एक स्टेटमेंट लिखा है कि केंद्र की, विशेष केंद्र की संरचना का पता लगाया। ठीक है, तो बाद के वैज्ञानिकों ने इसे क्या बोल दिया गया? गुणसूत्र इसे बोल दिया गया, क्रोमोसोम बोल दिया गया। ठीक है, और इसे क्या बोला गया? एक्स क्रोमोसोम कहा गया। ध्यान रखना बहुत अच्छे से, कभी भी पूछ लिया जाए कि हैकिंग के बाद में आने वाले वैज्ञानिकों ने जो क्रोमोसोम खोजा था वो कैसा था, तो एक्स था या वाई था? तो ये बता देना आपको, एक्स था। यह भी देखा गया कि बहुत से कीटों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि एक्स ओ प्रकार की होती है। अब ये एक्स ओ है, एक्स वाई है, डब्ल्यू की अपन बात करेंगे अलग अलग, ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस एक्स ओ का मतलब क्या है कि सभी अंडों में अन्य क्रोमोसोम, मतलब ऑटोसोम जो है, जो लिंग निर्धारण में काम में नहीं आते हैं, उसके अलावा एक अतिरिक्त क्रोमोसोम होता है। और दूसरी ओर कुछ शुक्राणु में ये एक्स क्रोमोसोम होता है, कुछ में नहीं होता। तो मादा की अगर अपन बात करें, ठीक है, अंडे की बात करें, अंडे के अंदर कुछ ऐसे क्रोमोसोम होते हैं, जैसे जैसे मैं ऑटोसोम को ए लिख देता हूं, जो लिंग निर्धारण में काम में नहीं आते। और लिंग निर्धारण में काम में आने वाला जो आपके पास कौन सा होगा? लैंगिक जो गुणसूत्र है उसे अपन बोलेंगे। तो सभी अंडों में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम था, ऑटोसोम के अलावा एक्स था। ये अंडे की बात कर रहे हैं। फीमेल की अगर अपन बात करें, जबकि नर की बात करें, मेल की बात करें, शुक्राणु की बात करें, तो वहां पर क्या था? जो ऑटोसोम आपके पास होते हैं उसके साथ साथ में कुछ मेल के अंदर तो एक्स था और कुछ मेल के अंदर एक्स नहीं था। इसे जीरो मैंने यहां पर बोल दिया, या ओ मैंने इसे यहां पर बोल दिया। तो एक्स क्रोमोसोम सहित शुक्राणु द्वारा निषेचित अंडे मादा बनाती। अब ये एक्स क्रोमोसोम है इस नर के अंदर, ठीक है, या शुक्राणु के अंदर, तो ये अगर इस फीमेल के साथ में आके जुड़ता है, संलयन करता है, तो ये क्या बनाएगा? मादा बनाएगा। जबकि एक्स क्रोमोसोम रहित शुक्राणु, जहां पर एक्स क्रोमोसोम नहीं, अगर ये आके जुड़ता है यहां पर, तो ये क्या बना देगा? नर यहां पर बना देगा। ठीक है, तो अब क्या आप सोच सकते हैं नर और मादा दोनों की क्रोमोसोम संख्या बराबर है? तो आप यहां पर देख लो किसके अंदर एक्स है और किसके अंदर नहीं है, तो बराबर नहीं है। ठीक है, तो लिंग निर्धारण की भूमिका में होने से इसे लिंग क्रोमोसोम कहा गया। जो लिंग का निर्धारण कर रहा है उसे लिंग क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम इसे अपन कहते हैं। और बाकी सारे जो है जिसे एलिंग क्रोमोसोम कह सकते हैं, ऑटोसोम उसे अपन कह सकते हैं। तो ये लिखा एलिंग गुणसूत्र या क्रोमोसोम या ऑटोसोम नाम दिया गया। तो जो कीट है, जो टिड्डा है, उसके अंदर एक्स ओ प्रकार के लिंग निर्धारण का एक उदाहरण है। इसमें नर में ए लिंग क्रोमोसोम के अतिरिक्त क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम यहां पर होता है, जबकि मादा में एक पूरा जोड़ा यहां पर देखने को मिलता है। इन प्रेक्षणों की प्रेरणा से लिंग निर्धारण की क्रिया विधि को समझने के लिए अन्य जातियों में भी अन्वेषण प्रेरित किए गए। मतलब जैसे कीटों के बारे में पता चला कि इसमें यार इस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है, तो क्यों ना दूसरे जीवों के अंदर भी देखा जाए। तो अन्य कीटों और मानव समेत स्तनधारियों में एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण देखा गया। एक्स वाई का मतलब आपने थोड़ा सा, आपको आइडिया होगा यहाँ पर कि एक्स अगर जहां पर जाता है तो मादा और वाई जाता है वो नर की बात करते हैं।
ठीक है। और जहां नर और मादा दोनों में गुण क्रोमोसोम संख्या क्या होती है, समान होती है, 44 प्लस एक्स एक्स या 44 प्लस एक्स वाई, ये प्लस एक्स वाई, तो ये नीचे वाला अब नर है और ऊपर वाली मादा यहाँ पर है। जबकि कीटों की बात की जा रही है, टिड्डे की अगर बात करें तो उसमें नहीं है, उसमें एक गुणसूत्र की बात करेंगे, वो नर और मादा में फर्क यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो नर में एक क्रोमोसोम तो एक्स होता है, उसका जोड़ीदार स्पष्ट छोटा होता है और वाई क्रोमोसोम कहलाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नर में जो वाई गुणसूत्र होता है वो एक्स के कंपैरेटिवली क्या होता है, छोटा होता है, और वही लिंग निर्धारण करता है कि नर होगा या मादा होगा। ए लिंग सूत्रों की संख्या नर और मादा में बराबर होती है, 44 मैंने आपको बता दी। दूसरे शब्दों में नर में ए लिंगिक सूत्र के साथ में मतलब 44 प्लस एक्स वाई यहां पर होगा और 44 प्लस एक्स एक्स होगा इसके अंदर। ठीक है, उदाहरणतः लिखा, मानव और ड्रोसोफिला में नर में एलिंगी क्रोमोसोम के अलावा एक एक्स वाई होता है, जबकि मादा में समान होता है एक्स एक्स यहां पर होता है। तो मानव के साथ साथ में कौन सा जो है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, मॉर्गन ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, अपन ने देखा था उस समय पहले। ठीक है, तो ड्रोसोफिला और मानव के अंदर एक्स वाई प्रकार है, यहाँ पर लिंग निर्धारण हो रहा। चित्र के अंदर भी आप चाहो तो देख सकते हो, ये रहा अपने पास चित्र। चित्र तो हालांकि नहीं पूछेगा, इस प्रकार का जो साइन आता है वो संकेत आता है नर के लिए, तो ये देख सकते हैं एक्स और वाई यहाँ पर छोटा बना रखा है। ये मादा के लिए है तो दोनों सेम है एक्स एक्स। यहाँ पर ये ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं तो ड्रोसोफिला में नर जो होता है वो मादा से छोटा होता है, पहले की भी एनसीईआरटी में अपन ने पढ़ा था। और ये मादा है एक्स एक्स। यहाँ आप देखते हैं तो ये से के अंदर क्या है, मादा में ए समान है तो मादा में जेड डब्ल्यू प्रकार का आपको देखने को मिलता है, ये रहा जेड डब्ल्यू, और नर के अंदर समान आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पक्षियों की बात कर रहे हैं, बहुत सारे पक्षियों की। तो ये तीसरा प्रकार का हो जाता है। ऊपर के विवरण में आपने दो प्रकार के लिंग निर्धारण, एक तो एक्स ओ प्रकार पढ़ा और दूसरा कौन सा पढ़ा, एक्स वाई प्रकार पढ़ा, जो मनुष्य में और ड्रोसोफिला में मिलता है। एक्सो टिड्डे वगैरह की अपन ने बात कर ली। तो दोनों में ही नर दो प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं, या तो वो एक्स ओ होगा या क्या होगा, एक्स वाई होगा। तो दोनों में अलग अलग प्रकार के यहाँ पर युग्मक बनेंगे, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, विषम युग्मकी। और किसके अंदर मिल रहा है, नर के अंदर मिल रहा है, तो इसीलिए इसको कहा गया नर विषम युग्मता। क्या बोला गया है, नर विषम युग्मता। तो या तो वो एक्स क्रोमोसोम सहित होंगे या रहित होंगे, और कुछ युग्मक में एक्स क्रोमोसोम और कुछ में वाई क्रोमोसोम होगा। तो नर की इस प्रकार की लिंग निर्धारण क्रियाविधि को नर विषम युग्मता या हेटेरोगेमेटी कहा गया। अलग अलग प्रकार के जो युग्मक बनते हैं। कुछ अन्य जीवियों जैसे पक्षियों में दूसरे प्रकार की लिंग निर्धारण क्रियाविधि देखी गई है, जैसे अभी से अपन ने देखा था डब्ल्यू वाला। ठीक है, इस विधि में क्रोमोसोम की कुल संख्या नर और मादा दोनों में समान होती है, किंतु मादा द्वारा लिंग क्रोमोसोम के लिहाज से दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का उत्पादन होता है, इसीलिए इसको मादा विषम युग्मता कहा गया। तो ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर नर है सेम है जेड जेड, और मादा क्या है जेड डब्ल्यू। अलग अलग प्रकार के यहाँ से युग्मक बनाएगा, इसीलिए मादा विषम युग्मता इसे यहाँ पर कहा गया। पूर्ण वर्णित लिंग निर्धारण से भिन्नता प्रदान करने के लिए के उद्देश्य से पक्षियों के लिंग क्रोमोसोम को Z और W क्रोमोसोम कह दिया गया। मतलब पहले अगर एक्स वाई इनको बोलोगे या एक्स एक्स बोलोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, ZW क्रोमोसोम कह दिया गया। इन जीवों में मादा में एक Z और एक W क्रोमोसोम होता है, और नर में समान होता है Z क्रोमोसोम ही इसे कहा गया है। मानव में लिंग निर्धारण की बात करें तो बहुत इजी टॉपिक है। नर की बात करते हैं तो नर में आपके पास एक्स वाई, और मादा में आपके पास क्या आता है, एक्स एक्स आता है। ठीक है, ये बार बार अपन पढ़ते हैं, इसका तो आइडिया है। यहाँ युग्मक आप बनाओगे तो एक्स, ये वाई, और यहाँ बनाओगे तो एक्स और ये एक्स। अब ये एक्स इसके साथ में अगर जुड़ता है तो एक्स एक्स बनता है, यहां से एक्स एक्स बनेगा, यहां से एक्स वाई बनेगा, और यहां से क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा। तो जहां वाई आता है तो वो नर बनेगा, और जहां केवल एक्स आता है तो वो क्या बनेगा, मादा यहां से बनेगा। मतलब 50% चांस रहता है कि नर बने और 50 ही मादा रहता है। जो एले के गुणसूत्रों की बात करें वो आपके पास कितने होते हैं, 44 होते हैं, या इसे 22 जोड़े भी अपन बोलते हैं। और लिंग कितने होते हैं, दो होते हैं, एक्स एक्स या एक्स वाई। नर ही डिसाइड करता है कि जो आगे चलकर नर बनेगा या मादा बनेगा। ठीक है, तो ये मनुष्य में क्या है, लिंग गुणसूत्र की संरचना सिंपल, इसके अंदर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये इजीली अपन पढ़ सकते हैं, कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। फिर भी एनसीईआरटी को एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं। जैसा कि पहले समझाया जा चुका है कि मानव का लिंग निर्धारण एक्स वाई प्रकार का होता है। तो टोटल 23 जोड़े क्रोमोसोम में से 22 जोड़े नर और मादा में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, तो इसे अपन क्या बोलते हैं,
अलिंग क्रोमोसोम बोलते हैं, मतलब लिंग निर्धारण में उनका कोई रोल नहीं है। मादा में एक्स क्रोमोसोम का एक जोड़ा होता है और नर में एक्स के अतिरिक्त एक वाई क्रोमोसोम होता है जो नर लक्षण का निर्धारक होता है, और वाई क्या होता है, छोटा होता है एक्स के कंपेरेटिवली। नर में शुक्र जनन के समय दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। कुल उत्पन्न शुक्राणु संख्या का 50% एक्स होता है और 50% क्या होता है, वाई होता है। जैसे एक्स वाई में से आप बनाओगे ना युग्मक, तो क्या बनेगा, या तो एक्स आएगा या वाई आएगा, तो 50-50% चांस है। इसके साथ ही एलिंगिक क्रोमोसोम तो होते ही हैं, मतलब या तो 22+x या 22+y, ये नर से आ रहे हैं। और मादा से क्या आएगा, मादा से केवल 22+x ही आएगा। जब वापस से जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वापस से जुड़ेंगे तो द्विगुणित यहां से हो जाएगा। इजी है। मादा में केवल एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं जिसमें एक्स क्रोमोसोम होता है। अंडाणु के एक्स या वाई धारी क्रोमोसोम से निषेचित होने की प्रायिकता बराबर है, किसी से भी हो सकता है। तो अगर एक्स से जुड़ता है तो एक्स एक्स में परिवर्तन होता है, और वाई से जुड़ता है तो क्या होता है, एक्स वाई होता है। तो नर संतति जन्म यहां से लेती है। लेकिन ठीक है, इजी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि समाज लड़की पैदा करने के लिए माता को दोष देता है। इस गलत धारणा के कारण उनके साथ अनेक दुर्व्यवहार भी होते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट, मधुप या मधुमक्खी में लिंग निर्धारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नर वाला तो आप, मानव वाला तो आप बता ही दोगे 100% में श्योर। यहाँ कैसे होता है अर्धसूत्र विभाजन, समसूत्र विभाजन। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण उस मधुप द्वारा प्राप्त गुणसूत्र समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है। पहला ही स्टेटमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है सर। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है उसके ऊपर डिपेंड यहां से करेगा मधुमक्खी में। एक शुक्राणु एवं अंड के युग्मन से उत्पन्न संतति, शुक्राणु और अंडाणु जब जुड़ते हैं एक दूसरे से तो क्या बनता है, एक मादा बनती है जिसे कहते हैं रानी मधुमक्खी। ठीक है, और साथ साथ में श्रमिक मधु, बहुत सारे अगर यहाँ पर मिलती है उसमें से बहुत सारी में से एक जो होती है ना वो आगे चलकर रानी बना लेती है। तो जब भी शुक्राणु और अंडाणु का क्या होता है, युग्मन होता है, जुड़ते हैं एक दूसरे से, तो एक रानी और बाकी सारी क्या होगी, श्रमिक मधुमक्खियां होगी जो कामकाज करती है रानी का। ठीक है, और बिना निषेचित जो अंडा होता है, जिस प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, अनिषेक जनन। फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ते हैं कि बिना निषेचन नए जीव का निर्माण होता है, उसे अपन बोलते हैं अनिषेक जनन। एक होता है अनिषेक फल, बिना निषेचन के फल का निर्माण होना। ठीक है, इसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस और उसे कहते हैं पार्थेनोकार्पिक, फ्रूट को बोलते हैं कार्पिक। तो बिना निषेचन जो अनिषेचित जो अंडा होता है वो क्या होता है, नर बनाता है। आगे बात समझ में, जब निषेचन हो रहा होता है अंडे और शुक्राणु का, तो दो प्रकार की मधुमक्खियां मिलती है, एक श्रमिक और दूसरी रानी। लेकिन बिना निषेचित अंडा अगर रहता है, नए जीव में परिवर्तित वो हो रहा, तो वो क्या बनाएगा, वो नर यहां से बनाएगा। जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रहनी चाहिए, आधी रहनी चाहिए। एक तो निषेचन से आ रहा है तो यहाँ पर डबल हो जाएगी, और एक बिना निषेचन के आ रहा है तो उसकी क्या होगी, इसके कंपेरेटिवली तो आधी रहेगी ना गुणसूत्रों की संख्या। इसका अर्थ है कि नर में क्रोमोसोम की संख्या मादा की अपेक्षा आधी होती है। मादा जो होती है द्विगुणित होती है, जिसमें 32 क्रोमोसोम होते हैं। ये देखें यहाँ पर 32 क्रोमोसोम में अर्धसूत्री विभाजन से 16 बन रहे हैं। और ये 16 अगर वापस चल करके नर वाले 16 से अगर जुड़ता है तब तो मादा मधुमक्खी बन जाएगी 32 वाली। और 16 में ही अगर किसी प्रकार का संलयन नहीं होता तो वो आगे चलकर क्या बना लेगा, नर यहां से बना लेगा। अर्थात तथा पुंधुप अगुणित, मतलब नर वाला अगुणित अर्थात 16 क्रोमोसोम से युक्त होता है। ऐसे अगुणित द्विगुणिता लिंग निर्धारण करने निर्धारण प्रणाली कहलाती है। कि एक बार द्विगुणित है ये मादा, ये अगुणित है नर, फिर वापस से द्विगुणित हो जाएगा, फिर वापस से अगुणित हो जाएगा, तो इसे अपन बोलते हैं अगुणित द्विगुणिता लिंग निर्धारण प्रणाली। तथा इसके विशिष्ट अभिलक्षण होते हैं, जैसे कि नर समसूत्री विभाजन ही करेगा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं कर सकता, 8 हो जाएगा फिर उसके अंदर। तो नर समसूत्री विभाजन करेगा, मादा अर्धसूत्री विभाजन करेगा युग्मक निर्माण के समय। उनके पिता नहीं होते हैं अतः उनके पुत्र नहीं हो सकते, परंतु उनके दादा होते हैं। जैसे यहाँ इसकी बात करते हैं तो इसके दादा तो होंगे ना भाई साहब, यहाँ संलयन हुआ ना किसी का, तो सेम वही बात है यहाँ पर। और जैसे यहाँ इसको इधर देख लो, इससे 16 से नर बन जाते, तो ये नर तो है, इसके दादा तो है यहाँ पर, लेकिन पिता नहीं। ठीक है, दादा और पोते यहाँ पर। नेक्स्ट जो टॉपिक अपने पास होता है वो कौन सा है सर, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, अचानक होने वाला परिवर्तन जिसे अपन कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर भी और अगले चैप्टर में भी आपको ये बता रखा है। तो उत्परिवर्तन वह क्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। अचानक होने वाला परिवर्तन, और वो परिवर्तन किसके अंदर होता है, वो जीन में होता है, डीएनए में होता है, गुणसूत्र भी अपन उसे कह सकते हैं।
पुनर्योजन के अतिरिक्त उत्परिवर्तन एक दूसरी क्रिया जो डीएनए में विविधता लाती है। रिकॉम्बिनेशन अपन ने पढ़ा था, सहलग्नता और पुनर्योजन, जिसके अंदर जो जीन है उसका आदान प्रदान होता है डिस्टेंस के बेसिस पे, डिस्टेंस के आधार पर। तो एक तो वो होगा, एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम या एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र में क्या होता है, जब जीन का ट्रांसफर होता है तो परिवर्तन होना निश्चित है। लेकिन अचानक हो रहा है परिवर्तन, तो वो भी तो परिवर्तन है सर। तो ये दोनों ही रीजन है जो क्या कर सकते हैं, डीएनए में विविधता ला सकते हैं। अगला अध्याय में आप पढ़ेंगे कि प्रत्येक क्रोमेटिड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक अतिकंडलित रूप से एक डीएनए का कुंडलन विद्यमान है। तो वो डीएनए के स्ट्रक्चर जो अपन पढ़ते हैं वो है इसके अंदर अगले चैप्टर में। अतएव डीएनए खंड की कमी, मतलब डीएनए का कोई एक हिस्सा होता है जो या तो हट जाता है यहाँ से, जैसे मान लो ये हट गया यहाँ से, या एड हो जाता है, कहीं एड हो सकता है वो, ठीक है, या डबल वो हो सकता है। तो उसी डीएनए में अगर इस प्रकार का परिवर्तन होता है तो गुणसूत्र में भी तो बदलाव होगा, होगा सब, जाहिर सी बात। क्योंकि जीन जो होते हैं क्रोमोसोम में ही स्थित माने जाते हैं, इसीलिए क्रोमोसोम के रूपांतरित असामान्य तथा विपथनों को जन्म देते हैं। ऐसे क्रोमोसोम में विपतन कैंसर कोशिकाओं में सामान्यतः देखा जाता है। तो कैंसर कोशिका होते क्या है, सामान्य जो कोशिका होती है उसमें परिवर्तन होता है, चाहे वो एक्सरे हो सकता है, सूरज की रोशनी हो सकती है, या कोई दूसरा विषाणु हो सकता है। ये सारे कारक क्या करते हैं, सामान्य कोशिकाओं में परिवर्तन करते हैं, और परिवर्तन करने के बाद में वो सामान्य कोशिका क्या करती है, कैंसर कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। इसके अतिरिक्त डीएनए के एकल क्षार युग्म, ये आपको पता है डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर क्या होता है, एक कुंडलन में 10 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, ठीक है। तो एकल क्षार युग्म के परिवर्तन, जैसे मान लो ए टी सी जी, यहां अगर किसी प्रकार का एक भी परिवर्तन होता है क्षार में, नाइट्रोजन क्षार में, तो वो भी उत्परिवर्तन होगा और एक जगह पर हो रहा है, इसीलिए इसको एक बिंदु उत्परिवर्तन नाम दे दिया गया, पॉइंट म्यूटेशन इसे कह दिया गया। एक पॉइंट पे हो रहा है, एकल में हो रहा है, इसीलिए इस प्रकार के उत्परिवर्तन का जाना माना उदाहरण कौन सा, दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया। जो अपनी आरबीसी होती है ना, वो क्या होती है, जो हंसिया होता है ना, काटने वाला, चारा वारा काटता है, उसके शेप में हो जाती है दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया, जिससे जब ब्लीडिंग वगैरह होती है, रक्त स्त्राव होता है, तो वो रुक नहीं पाता, ठीक है। आगे और पढ़ेंगे इसको। डीएनए के क्षार युग्मकों के घटने बढ़ने से, एकल क्षार युग्म हो रहा है तो उसे पॉइंट म्यूटेशन का है, लेकिन क्षार युग्म बहुत सारे अगर आपके पास है तो जो परिवर्तन होगा वो किस प्रकार का होगा, फ्रेम शिफ्ट उसे अपन बोलेंगे। जैसे ए टी था, ये सी जी था, वापस ए टी था, सी जी, जी सी, ये डीएनए है इस प्रकार का कोई, ठीक है। अगर यहां मैं परिवर्तन कर देता हूं या यहां मैं परिवर्तन कर देता हूं तो ये वाला तो आगे आ जाएगा ना, यहाँ पर ए टी हो जाएगा, सी जी हो जाएगा, जी सी हो जाएगा। तो पूरी की पूरी जो फ्रेम है वो यहाँ से परिवर्तित हो जाएगी, और फ्रेम परिवर्तित होगी, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, फ्रेम शिफ्ट परिवर्तन कहा गया, अगले चैप्टर में वर्णित कर रखा है। इस स्तर पर उत्परिवर्तन की क्रियाविधि की चर्चा विषय पर आज से बाहर है, तो नहीं पढ़ेंगे अपन। उत्परिवर्तनों का जन्म अनेक रासायनिक तथा भौतिक कारकों द्वारा होता है, साथ साथ में जैविक कारक भी हो सकते हैं। इन सारे कारकों को अपन क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तित जन्म बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कोई विषाणु हो सकता है या और कुछ हो सकता है। पराबैंगनी विकिरण जीवों में उत्परिवर्तन पैदा कर देता है, ये उत्परिवर्तित जन ही है। पराबैंगनी हो सकता है, एक्सरे हो सकता है, सूरज की रोशनी, जो भी वो सारे यहाँ से हो सकता है। तो ये जो टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट सेशन में नया टॉपिक अपना पढ़ेंगे। किसी टाइप का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।